हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, यदि आप भी बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का एग्जाम पेपर 16 फरवरी 2023 को देने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का 1 से लेकर 80 तक का ऐसा इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि आपके 16 फरवरी 2023 को होने वाले सामाजिक विज्ञान के एग्जाम पेपर के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सामाजिक विज्ञान के एग्जाम पेपर में 80 पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से केवल आप सभी को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर ओएमआर शीट में रखना होता है। उसके बाद 24 पूछे जाते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जिनमें से आप सभी को केवल 12 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। उसके बाद में 8 पूछे जाते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन, जिनमें से आप सभी को केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर आंसर शीट में लिखना होता है। अब आइए देख लेते हैं बारी बारी से तमाम क्वेश्चनों का आंसर जो कि आपके 16 फरवरी 2023 को होने वाले एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई है ये सन 1977 ईस्वी में हुई है और इसे किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भारतीय क्रांति दल का। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा जी, भारतीय क्रांति दल। चलिए, उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य से हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, दलित पैंथर्स नामक जो संगठन है इसकी जो स्थापना है ये महाराष्ट्र राज्य से हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 74वां संविधान संशोधन जो है ये नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, त्रिस्तरीय। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भारत में नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर जरूर मालूम होगा। देखिए, भारत में जो नगर निगम की जो सबसे पहले स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी मद्रास में। हालांकि मद्रास यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, कई बार ऐसा होता है कि मद्रास ना देकर चेन्नई दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा, चेन्नई देगा नहीं तो मद्रास देगा और यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बिहार में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कोई भी विधायक या सांसद अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल की सदस्यता यदि ग्रहण करता है तो इसे ही दल बदल कहते हैं। देखिए, दल बदल जो कानून बनाया गया है ये सन 1985 से बनाया गया है और ये किस पर लागू होता है दोस्तों, तो ये लागू होता है विधायक और सांसद पर। यहाँ से यदि सवाल पूछे जाएंगे कि दल बदल कानून कब बनाया गया था, तो याद रखिएगा ये सन 1985 ईस्वी में बनाया गया था। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 8 कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। तो आप सभी को बता दें कि क्षेत्रवाद की जो भावना का एक कुपरिणाम होता है वह होता है अलगाववाद। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है। हालांकि ये 12th का क्वेश्चन है और आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र के जो लेखक है दोस्तों ये चाणक्य है। कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में चाणक्य नहीं दिया जाता है, तो चाणक्य नहीं देगा तो जाहिर सी बात है कौटिल्य देगा। क्या दोस्तों देगा? कौटिल्य देगा। कौटिल्य भी यदि नहीं देगा तो एक नाम और आता है इसका, विष्णुगुप्त। तो यहाँ भी सभी के सभी नाम याद रखना आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि चाणक्य के द्वारा यानी कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की गई थी। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है। तो आप सभी को मालूम होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है ये इसकी व्यवस्था अन्य सभी देशों से बिल्कुल अलग है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि भारत में संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। दोस्तों क्वेश्चन 11 का यहाँ पे जो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है वह होगा ऑप्शन ए यानी कनाडा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान की अनुसूची में राष्ट्रीय भाषा की जो सूची है बताई गई है वे 8वीं अनुसूची में है। उसके बाद में कहता है कि राज्य विधानसभा को चुनाव को कराने की जिम्मेदारी किसे है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो राज्य विधानसभा में जो चुनाव कराने वाली जो संस्था होती है उसे हम लोग राज्य चुनाव आयोग कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए कि शिक्षा को संविधान के किस सूची में रखा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हो गया था। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कि जो जर्मनी का एकीकरण है सन 1871 ईस्वी में हो गया था। जब जर्मन राष्ट्रवादी फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी तो उस पे हस्ताक्षर कब हुई थी। तो ये 1870 में हुआ था। और सेडेवा या सेडान का युद्ध भी कब हुआ था दोस्तों। तो ये भी हुआ था सन 1870 में। और इसी के जस्ट एक साल की बात है कि सन 1871 ईस्वी में ये जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया था। अब अगला सवाल क्वेश्चन 10 कहता है कि हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था। तो याद रखिएगा हु इन्ना फूसी के द्वारा हुआ आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये थे दोस्तों कंबोडिया के। किसके थे? कंबोडिया के थे। और कंबोडिया का प्राचीन नाम क्या है। तो कंपुचिया है। और अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा कंबोडिया में स्थित है। और इसकी स्थापना किसने किया था दोस्तों। तो अंकोरवाट में मंदिर का निर्माण करने वाले कौन है। तो सूर्यवर्मन द्वितीय जी हैं। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 कहता है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा मार्च 1946 ईस्वी की बात है जब फ्रांस और वियतनाम के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे हम लोग हनोई समझौता कहते हैं। इस सवाल को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हनोई समझौता कब हुआ था। तो मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था। फिर पूछा जाएगा कि हनोई समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। उसके बाद में कहता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था। आप सभी को बता दें कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो गुजरात में किया था। गुजरात तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए राइट आंसर हमारा अहमदाबाद हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ भी क्वेश्चन 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों होगा। सॉरी सी नहीं बल्कि ऑप्शन बी हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यही है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें नमक कानून को तोड़ा गया था। और यही है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी यात्रा से शुरू किया था।
तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद में कहता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आप सभी बता दें कि क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो याद रखिएगा सन 1930 की बात है जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये सन 1930 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1931 में हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1932 में हुआ था। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और यहाँ पे एक और सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत के कौन से राजनेता शामिल थे। तो उसका जो सही जवाब हो जाता है वो BR अम्बेडकर होगा, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए क्वेश्चन काफी ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। यही है वो सुभाष चंद्र बोस जिनके द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। उसके बाद में कहता है कि बंगाल विभाजन कब और किसने किया था। तो याद रखिएगा बंगाल का जो विभाजन है ये सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था। और सन 1911 ईस्वी में इस बंगाल की विभाजन को फिर से निरस्त कर दिया गया, यानी वापस कर दिया गया था। उसके बाद में कहता है कि कौन सा मित्र राष्ट्र नहीं है। आप सभी को बताना होगा कि कौन सा मित्र राष्ट्र नहीं है। तो दोस्तों बात है सन 1914 की, जब 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो ये 2 राष्ट्र के बीच में हो रहा था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में। तो क्वेश्चन 25 से कर रहा है कि कौन सा मित्र राष्ट्र का सदस्य नहीं था। तो ये जर्मनी धुरी राष्ट्र का था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए। कहता है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 26 का जो सही जवाब होने वाला है वो इलाहाबाद होगा। अब यहाँ पे सवाल ये बन के आएगा कि स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू थे। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो ये सन 1923 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद में कहता है किसने पावर लूम का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एडमंड कार्टराइट जो है इन्हीं के द्वारा पावर लूम मशीन का आविष्कार किया गया था। और जेम्स वाट के द्वारा कौन सी मशीन का आविष्कार किया गया, तो वाष्प इंजन का। जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल का। हम्फ्री डेवी के द्वारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया था। अब अगला सवाल क्वेश्चन 28 करता है न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहां लागू की गई। तो ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था। तो वहां पे इसका आंसर FD रूजवेल्ट होता था। और कह रहा है कि न्यू डील लागू करने वाला सबसे पहला नए आर्थिक नीति वाला जो देश है कौन सा है, तो अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया, तो याद रखिएगा FD रूजवेल्ट। अगला सवाल कहता है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा महाशक्ति के रूप में उभरा था। तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 30 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो इंडोनेशिया है ना जी, ये दक्षेस का सदस्य नहीं है। उसके बाद में कह रहा है कि रूसो किस देश का रहने वाला था। तो आप सभी को तो मालूम होगा कि रूसो जो है ये फ्रांस देश का रहने वाला था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 32 कहता है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया था। तो याद रखिएगा अल हिलाल का जो संपादन करने वाले व्यक्ति का नाम है वह है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और यंग इंडिया का संपादन किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये एनी बेसेंट थी। इसके बाद में अगला सवाल कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था। तो याद रखिएगा गुटेनबर्ग के द्वारा छापाखाना मशीन का आविष्कार किया गया है। और इनके द्वारा सबसे पहले बाइबिल नामक धार्मिक ग्रंथ पुस्तक की छपाई की गई थी। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 क्या कहता है कि महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया था। अभी बता रहे थे कि यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा यंग इंडिया। अब अगला सवाल कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था। तो पिछले वाले पार्ट में हम आप सभी बताए थे कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त कर दिया था।
चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि वियना सम्मेलन की जो मेजबानी करने वाले व्यक्ति का नाम है वह हो जाएगा आपका स्टालिन। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। कितने स्टूडेंट को लगता है इसका राइट आंसर सी नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देख लीजिए। क्वेश्चन 37 क्या कहता है कि आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस के किस संगठन की स्थापना की गई थी? देखिए आंतरिक यानी रूस के अंदर ही विद्रोह हो रहे थे, उसे दबाने के लिए एक दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना की गई थी। अब अगला सवाल कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों आप सभी बता दें ये बात है सन 1986 ईस्वी की, जब भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 39 की विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रत्येक 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और आपके सोशल साइंस के एग्जाम पेपर में तिथि वाला एक क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 1 मई को क्या मनाते हैं? तो विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं, है ना जी। उसके बाद में 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो ये मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, है ना जी। उसी प्रकार से 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 15 मार्च के बाद आता है 22 मार्च, और 22 मार्च में आपका जल दिवस और बिहार दिवस दोनों मनाया जाता है। अब अगला सवाल कहता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 1868 ईस्वी में लगाया गया था। अब यहाँ से सवाल ये भी पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो ये भी जान लीजिए दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला सवाल कहता है कि गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से किया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुजनेस्त्र से। उसके बाद में कहता है कि मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा को सम्मिलित किया गया है, शिक्षा प्राप्ति को सम्मिलित किया गया है और जीवन स्तर को भी सम्मिलित किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 को बढ़ती है। क्वेश्चन 43 क्या कहता है कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो आप सभी को बता दें कि आर्थिक नियोजन के जो काम करती है वो राष्ट्रीय विकास आयोग करती है ना जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि पॉवर्टी इन अनब्रिटिशल रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 44 का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। उसके बाद में कह रहा है कि स्वीडन का मुद्रा क्या है? ये क्वेश्चन काफी ही ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। स्वीडन का मुद्रा यदि पूछा जाएगा तो कोरोना हो जाएगा, है ना जी। कोरोना, स्वीडन का मुद्रा कोरोना होता है। अमेरिका का मुद्रा क्या हो जाएगा? तो डॉलर हो जाएगा। रूस का पूछेगा तो रूबल हो जाएगा। रियाल किसका है? तो सऊदी अरब का है। पाउंड किसका है? हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हो सके तो शायद इसका ये जो फ्रैंकफर्ट की जो राजधानी होती है वहीं की ये मुद्रा है पाउंड। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? देखिए भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान पूछा जाएगा तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। यहाँ पे सवाल ऐसे भी आते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो फिर भी आरबीआई होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना सन 1935 ईस्वी में हो गई थी, ये भी याद रखिएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47 कहता है कि मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो देखिए क्वेश्चन 47 जो दिया गया है इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। जाहिर सी बात है शिक्षा के अभाव में मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, तो सर्वांगीण विकास यदि हमें करना है तो शिक्षा का जो स्थान है वो सबसे प्रथम होना चाहिए। अब अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? देखिए भारतवासियों का जीवन निर्वाह करने के लिए जो सबसे मुख्य साधन है दोस्तों वह है कृषि, क्योंकि बिहार के साथ साथ भारत की तमाम जनता कृषि पर ही निर्भर रहकर अपना जीवन यापन करती है। उसके बाद में कहता है
प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रिया शामिल है। अब यहाँ पे एक लिख के रख लीजिए, यहाँ से आपको एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कहा है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल है, तो दिया है खनन, संचार, निर्माण और यातायात। देखिए आपका जो प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं वो कृषि क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र के अंदर खनन आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना जी। और अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि आता है, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र जिसमें उद्योग आता है, तीसरा होता है सेवा क्षेत्र जिसमें निश्चित करने के लिए कौन सा मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है इसका आंसर आप सभी जानते होंगे कि सोने की शुद्धता की जांच करने के लिए हॉलमार्क नामक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और कैसे पता चलेगा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ये भी जान लीजिए दोस्तों, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 51 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से संस्था का गठन 1954 में किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। और इसके बाद में कहता है कि मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखिए मौसमी बेरोजगारी जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। उसके बाद में कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या हो सकता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो मूल तंत्र भी होगा, निजी लाभ भी होगा और साधनों में निजी स्वामित्व भी हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर में से सभी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। कहता है कि तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है। और ये क्वेश्चन हालांकि नया भी है और आपके एग्जाम पेपर के लिए इंपोर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, राजस्थान। यही है वो राजस्थान जहां से पंचायती राज संहिता की शुरुआत की गई थी। यही है वो राजस्थान जहां पे मरुस्थलीय मिट्टी भी पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन 55 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जी, कुंडलुम परमाणु विद्युत गृह। और सबसे पहला परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, तो तारापुर में है। फिर कहता है कि प्रारंभिक जीविका कृषि के इस नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन 56 का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि इसका पलामू भी सही है, झूम भी सही है और दीपा भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 57 को देखते हैं। कहता है कि डेक्कन ऑक्टेसी किस राज्य में चलाई जा रही है। तो क्वेश्चन 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। उसके बाद में कहता है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब कर लिया गया था। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल हो सके तो पूछ सकता है। तो याद रखिएगा भारत में जो वायु परिवहन को राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था ये सन 1953 में कर लिया गया था। और भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853 में हुई थी, मुंबई से ठाणे तक। फिर कह रहा है कि इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। इसी सवाल को 2022 में पूछा गया था कि इन्नौर पतन कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा इन्नौर जो बंदरगाह है ये दोस्तों स्थित है तमिलनाडु में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, तमिलनाडु। उसके बाद में 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना क्या है। देखिए बिहार की यदि प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना की बात की जाएगी तो ये आपका होगा सोन नदी घाटी परियोजना। और वह कौन ऐसी बिहार की नदी है जिसपे नदी घाटी परियोजना नहीं हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा, पुनपुन नदी घाटी परियोजना। उसके बाद में कहता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित 100% आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक सवाल पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा उत्तराखंड में, वही उत्तराखंड जो फूलों की घाटियों वाला नगर कहा जाता है, वही उत्तराखंड जहाँ पे हमेशा प्राकृतिक प्रकोप आते रहता है, वो नेशनल पार्क और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी, ये आपका काजीरंगा भी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी, ये सभी के सभी दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश में क्या है, तो बाघ संरक्षण हेतु एक यहाँ पे बहुत ही बड़े दुधवा राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो ये आपका तो कहाँ पे दोस्तों, ये है आपका उत्तर प्रदेश में। फिर पूछा जाएगा कि आपका जो टाइगर रिजर्व कहाँ है, यानी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है चिड़ियाघर का। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गिर कहाँ पे, तो ग से गिर होता है, तो ग से गुजरात होगा, है ना जी। उसके बाद भरतपुर पक्षी कहाँ पे है, तो ये भी याद रखिएगा, ये राजस्थान में है।
चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों चिपको आंदोलन की जो शुरुआत किया था ये सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। आप सभी को बता दें कि चिपको आंदोलन कहाँ पे चलाया गया था, तो ये भी उत्तराखंड में चलाया गया था और चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना। अब अगला सवाल कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार है? ये क्वेश्चन काफी ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में लगभग 7% वार्षिक क्षेत्रों में वन का विस्तार है और पूरे भारत में पूछा जाएगा तो 60% हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कौन सा अकार्बनिक खनिज नहीं है, तो क्वेश्चन 64 का राइट सर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस अकार्बनिक खनिज नहीं है, बाकी के बिटुमिनस खनिज तेल और इनमें से सभी तो होगा नहीं। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी में दिया गया था। फिर कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर होता है। क्या होता है जी? चूना पत्थर होता है। उसके बाद में चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं 66 को। अभी भी बता ही रहे थे कि भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पे बनाया गया था, तो ये बनाया गया है दोस्तों डिगबोई में। कहाँ पे? डिगबोई में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। फिर कर रहा है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? आप सभी को बता दें कि ये जो मुंबई हाई है ये तेल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये तेल शोधन हेतु प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन 68 में कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? देखिए भारत की जो मुख्य खाद्यान्न फसल है दोस्तों ये क्वेश्चन 68 है जी। और 68 का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चावल मुख्य रूप से भारत में उगाई जाती है और 2 नंबर में गेहूं आता है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। और इसके बाद में देखिए अगला सवाल कहता है कि जूट के उत्पादन में यानी जूट का उत्पादन करने में कौन सा देश अग्रणी है, तो जब जूट के बारे में पूछा जाएगा तो हमेशा से याद रखिएगा ये आपका बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश का जो निर्माण है ये सन 1971 में हुआ था और बांग्लादेश में जूट का उत्पादन काफी ही ज्यादा मात्रा में की जाती है। उसके बाद में यहाँ पे है भारत और भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। चीन में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, ये भी याद रखिएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 70 कहता है कि इन राज्यों में लौह अयस्क अग्रणी उत्पादक है, तो यहाँ पे 4 राज्य का नाम दिया गया है। इसमें यदि लौह अयस्क का उत्पादक राज्य पूछा जाएगा तो कर्नाटक हो जाएगा। फिर अगला सवाल क्वेश्चन 71 को देखिए कि किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। देखिए बिहार का जो रेशम नगर कहा जाता है वो किसको कहते हैं दोस्तों, तो ये कहते हैं भागलपुर को। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बिहार की आर्थिक व्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि बिहार के आर्थिक व्यवस्था में सर्वाधिक जो योगदान है वो कृषि का होगा। किसका होगा दोस्तों? कृषि का होगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 73 को देखिए कहता है कि बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है, यानी बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी त्रासदी कौन सी आपदा होता है, तो हमेशा सूखा होता है? नहीं होता है। हमेशा मिट्टी का कटाव भूस्खलन होता है? नहीं होता है। हमेशा चक्रवात आता है? नहीं आता है। लेकिन हम आपसे पूछे क्या बिहार में हमेशा बाढ़ की संभावना बनी रहती है, तो आपका एक ही जवाब होगा हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा बाढ़। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 74 को देख लीजिए। क्वेश्चन 74 क्या कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन 74 कहता है कि कुहसा, देखिए कुहसा दिया गया है। कुहसा तटबंध किस नदी पे है, तो ये भी जान लीजिए। कुहसा जो है क से कुहसा, क से कोसी, है ना जी। तो राइट आंसर कोसी होगा और कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला सवाल कहता है कि सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो आप सभी बता दें कि सतलज नदी जो बनाया गया है इस पे कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो ये है गोविंद सागर। उसके बाद में है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए, है ना जी। और इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक में स्थानीय शासन भी आ जाएगा, स्वयं सेवी संगठन भी हो जाएगा, गांव मोहल्ले के लोग भी हो जाएंगे, इसलिए इसका सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए उसके बाद में अगला सवाल 77 को देखिए। सुदूर संवेदी उपग्रह प्रयोग के लिए किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन बी संसाधनों की खोज करने के लिए। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 78 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन 78 कहता है
कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आ गया था। तो याद रखिएगा 26 दिसंबर 2004 ईस्वी की बात है जब बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आ गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 को देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन एक दिया गया है हिंद महासागर, और यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्योंकि हिंद महासागर को ही बंगाल की खाड़ी कहते हैं और यहीं पे 26 दिसंबर 2004 को भयंकर सुनामी आ गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 79 को देख लेते हैं। देखिए 79 कहता है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। दोस्तों बात है सन 1934 ईस्वी को, जब भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप आ गया था जिसमें जमीनें फट गई थी, दरारें पड़ गई थी और काफी ही ज्यादा मात्रा में बालू जमीन पे आ गए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कर रहा है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो आप सभी को तो मालूम होगा कि सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है, और सुनामी जो किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का। और ये सुनामी जो है ये किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, तो सोनामीटर के द्वारा मापी जाती है, ये भी याद रखिएगा, है ना जी। और यहाँ पे यदि भूकंप पूछा जाएगा कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो ये हो जाएगा रिएक्टर स्केल के द्वारा। और सुनामी कहाँ पे आया था, तो 26 दिसंबर 2004 ईस्वी की बात है जब बंगाल की खाड़ी में सबसे भयंकर सुनामी आ गया था। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 1 से लेकर 80 तक का ऐसा इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 16 फरवरी 2023 को होने वाले सामाजिक विज्ञान के एग्जाम पेपर के लिए काफी इंपोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाला सामाजिक विज्ञान के साथ साथ संस्कृत, उर्दू, नॉन हिंदी और हिंदी का वीडियो आप सभी यदि देखना चाहते हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि आगे आने वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी से ना छूटे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।